चलिए अब हम बात करेंगे पूरे मॉडर्न फिजिक्स का 10 मिनट में कंप्लीट रिवीजन करेंगे बच्चों। आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एटॉमिक स्ट्रक्चर तक की बात करेंगे, एक्सरे भी आपको बताएंगे, हर चीज आपको बताएंगे, पूरा आपके हर फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सिर्फ ये 10 मिनट पढ़ लेते हो तो पूरा मॉडर्न फिजिक्स जो 10-12 घंटे का चैप्टर है रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बच्चों, बस सुनते जाओ कहानी की तरह, तुम्हें याद होते जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, बहुत सारी थ्योरी थी पर हमें आइंस्टीन की थ्योरी पे भरोसा करना है। उनमें उन्होंने जो वर्क फंक्शन की वैल्यू बताई थी, कितनी बताई थी बच्चों, hν के बराबर बताई थी। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था, कौन सा इक्वेशन दिया था बच्चों, कि जो आप एनर्जी दे रहे हो, क्या दे रहे हो, जो आप एनर्जी दे रहे हो वो दो काम में लगती है, फोटोन के इजेक्शन में दो काम में लगती है। एक आपका वर्क फंक्शन के काम में लगती है और दूसरा उसको इलेक्ट्रॉन को, फोटोन को जो निकल रहा है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी देने में लगती है, ठीक है। तो आपने जो एनर्जी दिया दो काम में लगी, एक उसका मिनिमम वर्क फंक्शन होगा, उसका उतनी के बराबर एनर्जी उसमें जाएगी और जो एनर्जी बच जाएगी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। तो वर्क फंक्शन जो सबसे मिनिमम होता है सीजियम के लिए होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जब हम आप फोटोन डालते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो जो करंट होता है बच्चों वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे या उसको वर्क फंक्शन कहेंगे। उसके बाद ही आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आपका करंट बढ़ेगा, यह चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपने वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी दिया है और आप लाख ने इंटेंसिटी बढ़ा दे, एक इलेक्ट्रॉन भी उसमें से नहीं निकलेगा। दूसरे पॉइंट पे ध्यान देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल हैव काइनेटिक एनर्जी रेंजेस फ्रॉम 0 to Ke max, ठीक है। अगर हम बात कर लिए सबसे पहले वर्क फंक्शन की कि तुम्हें इतनी मिनिमम एनर्जी देनी है, ठीक है, तो उसके बाद जो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी हो सकती है। क्यों सर, क्यों बाकी एनर्जी क्यों उसकी 0 हो जाएगी, उसको वेलोसिटी में ही मिलनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं तो एनर्जी का लॉस भी होता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, इसी को दूसरे भाषा में अगर हम बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहेंगे। क्या कहेंगे रे बच्चा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहेंगे, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 के बराबर होता है। तो समझने की भाषा में अगर कहूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल उनको कहते हैं उतना कितना पोटेंशियल आपको लगाना पड़ेगा एनोड पे, ताकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा था, जो आना चाह रहा था, जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रॉन भी वहां से चल ना पाए, उसकी वेलोसिटी को 0 कर दे। वो समझ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी जिसके पास मैक्सिमम है, जिस इलेक्ट्रॉन के पास, उसको भी रोकने के लिए जो मैक्सिमम हमें वोल्टेज लगाना पड़ता है नोड पे, उसको कहते हैं, ठीक है। कुछ नहीं अगर समझ में आता है तो ये याद रखना कि Ke max की वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है, जो EV0 के बराबर होती है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तुम लाख ने इंटेंसिटी बढ़ा दो, तुम्हारे स्टॉपिंग पोटेंशियल कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक फॉर्मूला दे दिया हूं, अगर तुम्हें काम आ जाए तो कर लेना, हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E².c, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम मोमेंटम की बात करते हैं। डी ब्रोगली वाला, अगर मैटर वेव में हम चलते हैं बच्चों, आपका फोटोन के बारे में हो गया मैक्सिमम चीजें, मैटर वेव की हम बात करते हैं। तो मैटर वेव में डी ब्रोगली भैया ने बताया कि मोमेंटम ऑफ जो फोटोन होता है वो h/λ के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर हम बात करते थे पार्टिकल नेचर में तो यो E/c के बराबर होता था, याद है क्या तुम्हें, बोलो। तो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दिया, देखो यहां लिखा हुआ है hν इज इक्वल टू, जो तुम एनर्जी दोगे वो hν के फॉर्म में दे सकते हो। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया है तो hν लिखोगे, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लैम्डा दिया है तो क्या लिखोगे, E की वैल्यू hc/λ लिखोगे, ठीक है बच्चा। अब वो एनर्जी किसमें, तुम्हारे वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो अगर तुम उसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इसको W0 को hν0 भी लिख सकते हो, कुछ भी दिया रहे, बस तुम्हारा मेन इक्वेशन यही है, ठीक है। और बाकी अगर लैम्डा के टर्म में दिया रहे तो ये एनर्जी निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एनर्जी निकालने का तो फॉर्मूला यही है hc/λ। बट हम जो एनर्जी इस मॉडर्न फिजिक्स में यूज करते हैं वो बहुत कम होती है, तो बहुत कम होती है, इसलिए हम छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बात करते हैं। तो एनर्जी अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है बच्चों, तो 12,400 डिवाइडेड बाई
लेमडा कर लेते हैं, जो कि लेमडा को हम एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, तो ये एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो अगर तुम्हारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तुम्हें लेमडा पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करो और क्वेश्चन को निकालो, खल्लास करो। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने रेडिएशन प्रेशर की बात की थी। रेडिएशन प्रेशर में हमने दो चीज बताई थी कि जब आपका फोटोन गिर रहा है पार्टिकल पे, तो एक ऐसा केस आएगा कि 100% वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 100% अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा बच्चों, तो उसका प्रेशर जो होगा वो I/C होगा। ठीक है, 100% अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और एक ऐसा केस आएगा जब क्या बोलते हैं, आपका फोटोन किसी पार्टिकल पे गिर रहा है। अब तुम बोलोगे सर फोटोन में रेडिएशन प्रेशर की बात अगर नए हो तो, रेडिएशन प्रेशर की इसलिए बात करते हैं कि अगर माना जाता है अगर फोटोन तुम्हारी पार्टिकल नेचर की है तो पार्टिकल फोर्स लगाती है, फोर्स लगाएगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा, तो इसीलिए हम प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, फोर्स की वैल्यू IA/C होगी और प्रेशर की वैल्यू I/C होगी। अगर वो 100% एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन 100% एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक बॉडी, कब, लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो क्या होगा, अगर 100% एब्जॉर्ब कर गया तो फोर्स की वैल्यू 2I/A और रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू 2I/C होगा। ठीक है, अगर रेडिएशन प्रेशर तुम्हारा जो एब्जॉर्प्शन होगा R के बराबर होगा, एब्जॉर्प्शन जो होगा रेडिएशन होगा R के बराबर, एब्जॉर्प्शन A के बराबर, तो उसका फॉर्मूला फोर्स का ये होगा और प्रेशर का ये होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अगर लाइट को किसी एंगल पे इंसिडेंट करा रहा है, ठीक है, तो अगर 100% एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फॉर्मूला रेडिएशन प्रेशर का I/C cos 2θ होगा। ठीक है, और अगर 100% क्या हो रहा है, 100% आपका रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, अगर 100% रिफ्लेक्ट हो जा रहा है तो आपका रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू 2I/cos² θ के बराबर होगा। और अगर किसी एंगल पे गिराने का मतलब समझ रहे हो, सरफेस ऐसे है, लाइट ऐसे गिर रही है, लाइट ऐसे एंगल पे गिर रही है, लाइट नहीं फोटोन। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अगर होगा तो उसकी रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू I/cos²θ/C 1+R होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। दूसरी बात अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की करते हैं, उससे पहले हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात की थी। हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन की तरह बिहेव करता है, ठीक है, क्योंकि तो H/P होता है, हमें पता है, डी ब्रोगली भैया ने दिया। इसको हम पार्टिकल नेचर वाले H/mv से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक नया इक्वेशन बन के आ जाता था, H/रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी। रिवीजन करा रहा हूं फॉर्मूले का, पूरे कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स का। अब आ जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। इतना कंप्लीट आपका मॉडर्न फिजिक्स और मैटर वेव और फोटो इलेक्ट्रिक खत्म। अब बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडियस का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो Rn = 0.529 × n²/z, मतलब n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी का क्या होता है बच्चों, V0 × 2.19 × 10⁶ × z/n। किसके डायरेक्टली और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस की और वेलोसिटी की और एनर्जी की बस वैल्यू याद रखना। इन तीन की वैल्यू याद है तो बाकी तुम मोमेंटम, टाइम, सब कुछ की वैल्यू निकाल सकते हो। एनर्जी की क्या होती है बच्चों, 13.6 × z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद रखना, ये जो रेडियस हम निकाल रहे हैं एंगस्ट्रॉम में है बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये चीज याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी। नेक्स्ट, हमने बोला एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, रेडियस का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन और आपका एनर्जी का इक्वेशन, बोर मॉडल इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के लिए भी रेडबर्ग भैया ने एक फॉर्मूला दिया था आपका कि 1/λ = RZ²। देखिए यहां पे Z नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, RZ²/1/n1² - 1/n2²। ठीक है, तो Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 रखेंगे, मेनली हाइड्रोजन के लिए सवाल आते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी एटम दूसरे से पहले में आएगा, तीसरे से पहले में आएगा, मतलब उसका जो एक्साइटेशन n = 1 में होगा तो लाइमन सीरीज में आएगा, n = 2 में अगर होगा तो बामन में आएगा, उसके बाद पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड। आपको मैंने बताया, इसके नीचे आप लिख लीजिए क्या, ब्रैकेट फिर फुंड। ठीक है, इनका n1 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, इनकी n1 की वैल्यू 5 होती है। मतलब ये n1 n2 के मतलब समझ लीजिए कि मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां पे आ रहा है, n2 से n1 में आ रहा है। अगर n2 से n1 में आता बच्चों तो क्या करते हैं हम, ये लाइमन सीरीज में आता है। कौन सी सीरीज में आएगा याद रखना। इसमें इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि बामर सीरीज जो होता है वो विजिबल रीजन में होता है, बाकी सारी सीरीज इसके नीचे इंफ्रारेड में और उधर अल्ट्रावायलेट रेज में। सवाल यहां से आ सकता है। देखिए यहां लिखा भी है लाइमन सीरीज इन अल्ट्रावायलेट और पास्चन ब्रैकेट फूंड सीरीज जो है इंफ्रारेड में है, और सिर्फ बामर सीरीज जो है बच्चों वो आपका विजिबल रीजन में है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन के लिए फॉर्मूला n/n
n-1/2 है फ्रॉम द nth स्टेट। अगर पूछे कि चौथे स्टेट से पहले स्टेट में एक्साइट करना चाह रहा है तो कितनी लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम पॉसिबल है, ठीक है, तो n की वैल्यू 4 रख के इक्वेशन में पुट करेंगे और आपका सवाल आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम, ये आप याद करिएगा, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन अगर कंसीडर किया जाए, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि अगर न्यूक्लियस के मोशन को हम कंसीडर करते हैं तो रेडियस एनर्जी का फॉर्मूला बदल जाता है। उस समय रिड्यूस मास का कंसेप्ट आता है बच्चों, जिसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, इसको आप बस याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कि आपका जो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, आसान भाषा में अगर समझोगे तो जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी है nth स्टेट में। मतलब अगर पहले स्टेट में है, वो पहले सेल में है, तो जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीटा डीके के बारे में और अल्फा डीके के बारे में। बीटा डीके वो होता है बच्चों जो पेरेंट न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर में एक बढ़ा दे। बीटा डीके क्या होता है बच्चों, बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके या बीटा माइनस डीके वो डीके होता है जो पेरेंट के न्यूक्लियाई में एटॉमिक नंबर का 1 से बढ़ा दे, +1 कर दे। मतलब अगर एटॉमिक नंबर 127 है और उसमें बीटा डीके हो रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर 128 हो जाएगा। अल्फा डीके की अगर बात करते हैं रे बच्चा, तो अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर 2 से घट जाता है, 2 से घट जाता है और एटॉमिक मास 4 से घट जाता है। मतलब अगर उसका एटॉमिक मास 124 है, अगर उसमें से एक अल्फा निकला तो उसका एटॉमिक मास 120 हो जाएगा, जो नया वाला बना। और अगर उसका 70 है, उसका क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, तो जो नया वाला बना उसका मास 68 हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर 68 हो जाएगा। समझे ना, एटॉमिक नंबर में 2 से घटेगा, एटॉमिक मास में 4 से घटेगा, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि एक्टिविटी ऑफ सैंपल के बारे में, ठीक है। तो हमने बताया कोई भी अगर सैंपल आपके सामने है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जितने हैं उनका अगर कितना एक्टिव है उस समय न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई डीके करने के लिए एक्टिव है, उनका फॉर्मूला हमने बनाया n = n0 e⁻ -λt। जहां n0 जो है वो इनिशियली कितना ज्यादा उसमें न्यूक्लियाई थे ये है, लेमडा जो है वो डीके कांस्टेंट है बच्चों, और मैंने हाफ लाइफ का इसमें फॉर्मूला बताया कितना 0.693/λ। किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ अगर आपको निकालना रहे, लेमडा दिया रहे तो हाफ लाइफ निकाल लेंगे और हाफ लाइफ दिया रहे तो लेमडा निकाल लेंगे। इक्वेशन में आसान करने के लिए इसको 0.7/λ भी लिख सकते हैं। टी एवरेज की अगर हमने बात किया बच्चों, तो टी एवरेज जो होता है वो 1/λ के बराबर होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू जो होती है 1/λ के बराबर होती है। रेडियो एक्टिव डीके में अगर हमने बात की बच्चों, तो आपको बताया था कि अगर आपको हाफ लाइफ दिया रहे और किसी टाइम ऑफ पॉइंट पे, ठीक है, आपको हाफ लाइफ दिया रहे, ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको हाफ लाइफ दिया रहे और आपसे अगर पूछे कि मान लीजिए n न्यूक्लियाई होने में कितना समय लग रहा है, इनिशियली अगर आपको n0 न्यूक्लियाई दे दिया है, बाद में n न्यूक्लियाई होने में कितना समय लग रहा है, तो ट्रिक मैंने बताई थी, याद रखना, n/n0 = 1/2 के पावर T/TH, ठीक है, ये याद रखना, ये चीजें याद रखना। फिर बच्चों यहां पे आपका खत्म हो गया कंप्लीट रिवीजन आपका, जिसमें हमने आपको रेडियो एक्टिविटी में जो इंपॉर्टेंट थी अल्फा डीके, बीटा डीके, ये सारी चीजें बता दी मैंने। गामा डीके अगर होगा बच्चों तो ना एटॉमिक एनर्जी में लॉस होगा, ना आपका एटॉमिक मास में होगा, ना एटॉमिक नंबर में होगा, ये आपका। और आपको मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें उसको नोट कर दिया, फैक्चुअल चीजें हैं। यहां पे आपका कंप्लीट मॉडर्न का रिवीजन हो गया बच्चों, जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक मैटर वेव और कुछ चीज़ों को इंपॉर्टेंटली दे लिया। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे रिवीजन वाले वीडियो अगर छोटे छोटे आपको और चाहिए तो कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।